हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था। आज इसकी हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। आज हम इस चैप्टर में कोयला और पेट्रोलियम के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब देखना इसमें जो हम पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने दैनिक जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात प्रकृति से प्राप्त जितने भी उत्पाद हैं उनका वो दोहन करता है और अपनी दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं उनको संपूर्ण करता है, ठीक है। प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन होते हैं इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब संसाधनों से हम सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन और सेकंड है मानव निर्मित या कृत्रिम। तो बात आती है भाई प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं और मानव निर्मित संसाधन होते क्या हैं। तो प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो हमें डायरेक्ट या सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं ये कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जिन्हें हम सीधे प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। और एक है मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम संसाधन। तो कृत्रिम संसाधन वे होते हैं जिनका निर्माण मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से प्रयोगशालाओं में किया जाता है। कौन से संसाधन कहलाते हैं? कृत्रिम संसाधन कहलाते हैं। तो ये जो दो परिभाषाएं हैं हमें इसकी पता होनी चाहिए। अब हमें पता है जो प्रकृति है, तो प्रकृति में जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, उनकी व्यापक उपलब्धता के कारण इन्हें सामान्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? प्रकृति में प्राकृतिक संसाधन की व्यापक उपलब्धता के कारण इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं इनके बारे में हम देखते हैं। जो पहला हमारा भाग होता है वो होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन। और सेकंड जो भाग है उसका नाम है समाप्य प्राकृतिक संसाधन। समाप्य प्राकृतिक संसाधन। अब बात आती है कि भाई अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, तो इन्हें हम किस रूप से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें हमें पता है कि अक्षय का मतलब जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और जिनकी मात्रा असीमित हो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वे प्राकृतिक संसाधन जिनकी मात्रा असीमित हो। इनकी मात्रा क्या है? असीमित है, ठीक है। और यह मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा नष्ट नहीं होंगे। यह है मानवीय क्रियाकलापों द्वारा नष्ट नहीं होने वाले, या मानवीय गतिविधियां जो करेंगे तो उन गतिविधियों के द्वारा ये प्राकृतिक संसाधन क्या नहीं होंगे? नष्ट नहीं होंगे। इसलिए इन्हें हम क्या बोल सकते हैं?
अक्षय प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और वायु। सूर्य का प्रकाश और वायु क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, जिनकी मात्रा क्या है? असीमित है, अतः इसके भंडार है, और कितनी भी चाहे मानवीय क्रियाकलाप करें तो उनसे प्राकृतिक संसाधन कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये संसाधन कौन से कहलाते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। सेकंड जो है उसका नाम है समाप्य प्राकृतिक संसाधन। अब समाप्य प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जस्ट सेम उसका उल्टा, इनकी मात्रा सीमित है। इनकी मात्रा क्या है? सीमित है, और ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा, और ये है मानवीय क्रियाकलापों द्वारा नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाएंगे। यानी कि मात्रा क्या है? सीमित है, और ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा क्या हो सकते हैं? नष्ट हो सकते हैं। तो इन्हें हम कौन से संसाधन बोलते हैं? प्राकृतिक या समाप्य प्राकृतिक संसाधन। जैसे हम लिख सकते हैं वन है, वन्य जीव है, फिर जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, और प्राकृतिक गैस। ये जितने भी संसाधन हैं वो क्या है? समाप्य प्राकृतिक संसाधन, और भविष्य में इनकी मात्रा क्या है? सीमित है, और ये मानवीय क्रियाकलापों से क्या हो सकते हैं? नष्ट हो सकते हैं। तो ये संसाधन कौन से कहलाते हैं? समाप्य प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब बात आती है, अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो जीवाश्मी ईंधन। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा उसका नाम क्या है? जीवाश्मी ईंधन। तो जीवाश्म किसे कहते हैं? तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जीवाश्म का मतलब प्रकृति में जो भी पदार्थ हैं। अब प्राचीन काल में क्या होता, जब उथल पुथल हुई थी उस समय जो पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं, जंतु है, वो भूमि की गहराई में नीचे दब गए थे, और उनसे जो हमें ईंधन प्राप्त हो रहे हैं वो क्या होंगे? जीवाश्मी ईंधन, जिसमें हम बोल सकते हैं जैसे पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम भी क्या है? एक जीवाश्मी ईंधन है। कोयला है तो वो भी क्या है? जीवाश्मी ईंधन। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा उसका नाम है जीवाश्मी ईंधन। अब जीवाश्मी ईंधन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जीवाश्मी ईंधन का मतलब वे ईंधन जिनका निर्माण जीवों के मृत अवशेषों से होता है। जिनका निर्माण जीवों के मृत अवशेषों से होता है, तो वो कौन से ईंधन कहलाते हैं? जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। यानी इनका निर्माण जो भी जीव जंतु है, वनस्पतियां हैं, उनके मृत अवशेषों से होता है। तो इसे हम कौन सा ईंधन बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये कौन से ईंधन है? जीवाश्मी ईंधन है। यानी जिनका निर्माण जीवों के मृत अवशेषों या जीवाश्म से होता है। कौन से ईंधन कहलाते हैं? जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, वो कौन से ईंधन है? जीवाश्मी ईंधन है। अब आगे इसमें देखते हैं, जैसे अब हम कोयला के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में प्राकृतिक गैस है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोयला, जिसको कोल बोलते हैं, कोल या कोयला।
अब कोयला क्या है, तो हमें पता है जो कोयला है वो सामान्यतः पत्थर के जैसा कठोर होता है और उसका रंग क्या होता है, काला होता है। तो जो जीवाश्म कोयले की हम बात कर रहे हैं, एक कोयला जैसे हम लकड़ी को जला के भी बनाते हैं, तो उस कोयले की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ जीवाश्म ईंधन के रूप में जो कोयला है तो उसकी हम बात करेंगे। तो कोयला है वो एक तो कठोर होता है पत्थर के समान, और इनका रंग क्या होता है, काला होता है। तो काला रंग और ये पत्थर के समान क्या होता है, कठोर होता है। अब इसका उपयोग सामान्यतः जो खाना बनाने में इसका यूज होता है सामान्यतः। और वैसे इनके और भी बहुत उपयोग है, उनको आगे हम पढ़ेंगे या पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन समय में जो कोयला है उसका उपयोग कहाँ होता था, पता आपको? प्राचीन समय में, तो प्राचीन समय में खासकर जो रेल इंजन है, रेल इंजन जो चलते थे, जेम्स वाट ने जो भाप का इंजन बनाया था, तो रेल इंजन में जो कोयला है वो जल की जलवाष्प बनाने के काम में आता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कोयला जो है वो जल की जलवाष्प बनाने के काम आता था। कब? प्राचीन काल में, अर्थात भाप बनाने के काम में आता था। और उस भाप का उपयोग जो रेल का इंजन है, उस रेल के इंजन को चलाने के लिए किया जाता था। उसके साथ ही जो कोयला है उसका तापीय विद्युत के निर्माण में भी किसका यूज किया जाता है, कोयले का। तो कोयला क्या कार्य करता है, कोयले को जब जलाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उस ऊष्मा का उपयोग किस रूप में, भाप बनाने के रूप में कर लेते हैं। और फिर वो जो भाप है, तो उस भाप के द्वारा क्या करते हैं, जो टरबाइन चलाकर विद्युत का उत्पादन जो है वो कर लिया जाता है। तो तापीय विद्युत संयंत्र जो होते हैं उनमें ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, और जो कोयला है वो जलवाष्प बनाने के काम में आता है, जिससे प्राचीन समय में जो भाप के इंजन थे उसको आसानी से चला जाता था। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि जो कोयला है, तो कोयले का यूज है वो विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों में, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में जो सामान्यतः वो कोयले का यूज जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार हमें ये ध्यान रखना है कि भाई कोयले का यूज है वो कहाँ किया जाता है। अब अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है कि भाई कोयले की कहानी। कोयले की कहानी का मतलब है कोयला है उसका निर्माण का जो प्रक्रम था वो कैसा था, उसके निर्माण किस प्रकार हुआ, तो क्या इसकी विधि थी कि ये प्राकृतिक कोयला है या जो जीवाश्मी कोयला उसका निर्माण हुआ। तो कोयले का निर्माण की प्रक्रिया, या हम बोल सकते हैं कोयले की कहानी। अब कोयले का प्राचीन समय से निर्माण किस प्रकार हुआ, तो वो हमें पता है कि बात लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व है। कितने? 300 मिलियन वर्ष पूर्व है। तो ये क्या लगभग वर्ष है, लाखों करोड़ों वर्ष भी हम उसको बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं लगभग लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि जो आज जहाँ पे जल है, ठीक है, या भूमि है, वहाँ पे कुछ समय पहले क्या थी, वनस्पति थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जहाँ पे पृथ्वी जो है उसके निचले जो जलीय क्षेत्र हैं, तो जलीय क्षेत्र में पहले वनस्पतियाँ थी, अर्थात हम बोल सकते हैं घने जल, घने जंगल या वन। तो भूमि की जो निचली सतह है जहाँ पे जल है वहाँ पे वनस्पति और घने जंगल या वन थे। फिर क्या हुआ
प्राकृतिक आपदाओं के कारण, प्राकृतिक आपदाएं, अब जब प्राकृतिक आपदाएं आई जिसमें बाढ़ है, भूकंप है, ऐसी प्राकृतिक ना जाने कितनी आपदाएं आई होंगी, तो ये जो वन है वो क्या होंगे, मृदा के नीचे दब गए। अब जब वन जो है वो मृदा के नीचे दब गए तो हमें पता है उनके ऊपर क्या मृदा या मिट्टी जमती चली गई, मृदा जमती चली गई। तो ये वन है, प्राकृतिक आपदाओं से वन नीचे दब गए और उनके ऊपर मृदा है उसकी परत क्या होती चली गई, जमती चली गई। और जैसे जैसे परत जमती चली गई वो क्या होते गए, गहरे। अब गहरे हुए तो गहरे होने के कारण उच्च दाब पड़ा, यानी जैसे जैसे मृदा की परत जमती गई तो जमने से उसके ऊपर दाब का मान या जो प्रेशर है वो क्या बनता चला गया, अत्यधिक बनता चला गया। और आपको पता है जब प्रेशर अत्यधिक हो गया तो नीचे का जो तापमान भी है, तापमान भी क्या हो गया, अधिक हो गया। तो हम आगे लिख सकते हैं उच्च ताप व उच्च दाब पर ये जो मृत पेड़ पौधे जो हैं, मृत पौधे या पेड़ कालांतर में किस में परिवर्तित हो गए, कालांतर में कोयले में परिवर्तित हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोयले का निर्माण जो है वो किस प्रकार हुआ। तो इससे जो कोयला है उसका निर्माण हुआ। और हमें पता है कोयले में क्या होता है, कार्बन तत्व प्रमुख रूप से होता है, प्रमुख रूप से होता है। तो इस प्रकार जो कोयला है उसका निर्माण जो है वो हुआ। तब हमने देखा कि कोयले का निर्माण जो है वो किस प्रकार हुआ। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व या लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो भूमि के नीचे जल स्रोत थे वहाँ पे घने जंगल और वन थे, वनस्पतियाँ थी। तो कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण जैसे भूकंप है, उसके बाद में जैसे सुनामी, ऐसी कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई जिसके कारण जो वनस्पति है या जो पेड़ पौधे हैं वो क्या हुए, भूमि के नीचे दब गए। और जैसे दबे तो उसके ऊपर मिट्टी की जो परत है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और मृदा की परत जमने से नीचे का जो तापमान है वो अधिक हो गया और उच्च ताप व उच्च दाब के कारण कालांतर में ये जो मृत पेड़ पौधे हैं वो किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार जो कोयले का निर्माण की प्रक्रिया में कई वर्षों का समय लगता है। तो हमें पता है कि जो कोयला होता है उसमें जो अधातु होती है कार्बन, वो प्रमुख तत्व के रूप में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार हमने कोयले की जो कहानी है वो उसको अच्छे से देखा। अब अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा कार्बनीकरण। कार्बनीकरण अब कार्बनीकरण की जो प्रक्रिया होती है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि वनस्पति स्रोतों से कोयले के निर्माण की प्रक्रिया, वनस्पति स्रोतों से कोयले के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कार्बनीकरण कहलाती है। या हम इसके वनस्पति स्रोतों से कोयले के निर्माण की प्रक्रिया या हम लिख सकते हैं वनस्पति जो स्रोत हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें धीमे प्रक्रम द्वारा, तो ये जो प्रक्रम था वो क्या था, धीमा था। तो भूमिगत जो वनस्पति पेड़ पौधे थे
उनमें धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले का निर्माण होना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? कार्बनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो धीमे प्रक्रम द्वारा वनस्पतियों जो स्रोतों से कोयले के निर्माण की प्रक्रिया कौन सी विधि कहलाती है? कार्बनीकरण की विधि कहलाती है। हमें पता है कि कोयला है, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है? धीमी है, ठीक है। अब ये जो कोयला है वो वनस्पति स्रोतों के जीवाश्म से प्राप्त होता है, इसलिए जो कोयला है उसको कौन सा ईंधन बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कोयला है वो प्रकृति से वनस्पति स्रोतों के जीवाश्म से प्राप्त होने के कारण इसे कौन सा ईंधन बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन भी इसको हम कहते हैं। अब उसके बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि सामान्यतः हमें पता है कि जो कोयला है उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है। कोयले को जब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो हम लिख सकते हैं C+O2। तो किसका निर्माण होगा? CO2। जो हमने धातु अधातु उसमें देखा था, धातुओं की अभिक्रिया और अधातुओं की जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया में, उसमें हमने इसको अच्छे से पढ़ा था। अब उसके बाद में हम लिख सकते हैं कि जो कोयला है, ठीक है, कोयले के प्रक्रमण, कोयले के प्रक्रमण द्वारा, कोयले का जब प्रक्रमण किया जाता है उसके द्वारा अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। अब वो उपयोगी पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे कोक है, तो कोक भी क्या है? एक उपयोगी पदार्थ है। उसके बाद में जैसे कोलतार, कोक है, कोलतार है। उसके बाद में जैसे हम लिख सकते हैं कोयला गैस। कौन सी गैस? कोयला गैस। तो ये सब क्या है? कोयले के प्रक्रमण द्वारा उपयोगी पदार्थ प्राप्त हम कर सकते हैं, जिसमें कोक, कोलतार और कोयला गैस जो है वो प्रमुख रूप से उपयोगी होती है। अब हम इनके बारे में जो है वो थोड़ा अच्छे से जानने वाले हैं। कोक, कोलतार और कोयला गैस ये क्या होते हैं? तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट जो रहने वाला है उसका नाम है कोक। तो कोक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला कोक, कोक क्या होता है, इसके कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट होगा इसमें वो होगा कोक। उसके बाद में कोलतार में देखेंगे और फिर कोयला गैस है उसके बारे में देखने वाले हैं। अब हमें पता है इसके जो गुण है, ये कठोर व सैरंध्र होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका एक प्रमुख विशेषता होती है किसकी? कोक की। ये कठोर होता है और सैरंध्र होता है। सेकंड, इसमें हमें यदि पता रखना है वो ये रखना है, ये है कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। यह है कार्बन का या कोयले का हम बोल सकते हैं अति शुद्ध रूप होता है, या हम लिख सकते हैं लगभग शुद्ध होता है। किसका? कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। उसके बाद में इसमें यदि हम और लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं इनका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में। अब इसका यूज यदि हम देखें, ये तो इसके गुण हो गए, अब इसका उपयोग है वो इस्पात उद्योग में। इस्पात उद्योग में सामान्यतः क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। किसका? कोक का इस्पात उद्योग में उपयोग करते हैं। उसके बाद में हम इसमें लिख सकते हैं
धातुओं के निष्कर्षण में, जैसे लोहे जैसी धातुएं हैं उनके निष्कर्षण में, लोहे जैसी धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है, इसका यूज होता है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कोयला, प्राकृतिक जो कोयला और पेट्रोलियम उसके बारे में हमने देखा, जिसमें कोयले के बारे में हमने अच्छे से जाना और उसके निर्माण की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार कोयले का निर्माण होता है उसके बारे में हमने अच्छे से जाना।